हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बी पार्ट के लिए आज का टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश जिसके शासन का टाइम हमने इसमें नहीं लिखा है, आप जान लीजिएगा। शासन के टाइम की बात की जाए तो शासन का जो टाइम है 323 से लेके 184 323 से लेके 22-23 देते, ये जानते रहिएगा। ये शासन का टाइम है और ओवरऑल पूरा टाइम जो बताता है वो है 184 यानी इसका पूरा। जहाँ तक मौर्य राजवंश की बात है तो मौर्य राजवंश का जो संस्थापक है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश का उसके शासनकाल का इतिहास जानने के लिए हमें साहित्यिक शास्त्र और विदेशी विवरण, पुरातात्विक शास्त्र, इन सभी से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करती है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मौर्य राजवंश के बारे में जानने के कौन से ऐसे माध्यम हैं, साधन हैं जो उसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो जहाँ तक मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी का प्रश्न है तो इसके बारे में जानकारी हमें 3 तरीके से प्राप्त होती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले से ही दिया है। तो ये 3 कौन कौन से शास्त्र हैं जिनकी बात की जाए तो पहला है साहित्यिक शास्त्र और जो दूसरा है वो आपका पुरातात्विक शास्त्र और जो तीसरा है वो है आपका विदेशी विवरण। ये 3 ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ तक बात साहित्यिक शास्त्र की जाती है तो साहित्यिक शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा आता है वो है हमारा ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा जाएंगे तो देखिए, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पुराण आएगा। पुराणों के बारे में हमने पहले ही बता दिया। अगर पूछा जाए पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराण किस तरह में लिखे गए हैं, भविष्य कहते हैं, तो पुराण भविष्य की बात बताते हैं। तो पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि इसके बाद जो अगला शासक होगा वो कौन होगा। तो ये कहा गया कि अगला शासक होगा जो शूद्र जाति का शासक होगा। तो पुराणों में इनके बारे में ये भी बता दिया कि जो मौर्य राजवंश के शासक हैं वो किस जाति से संबंधित है, शूद्र कहते उन्होंने संबोधित किया। तो इनके बारे में जानकारी होगी, पहले हमको पुराण होती है। और दूसरा जो है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अर्थशास्त्र। बात अगर अर्थशास्त्र की जाएगी तो अर्थशास्त्र पर लिखा गया प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था पर, प्रशासन के बारे में, राजनीतिक संबंधी जो भी सारी जानकारी हमको मिलती है उससे मिलती है कौटिल्य द्वारा रचित। इसमें किसी भी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं मिलता। ये थोड़ा सा अगर देख लिया जाएगा तो प्रश्न बना सकता है। तो ये जानते रहिएगा कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो लिखा है अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य शासक के बारे में उसने उल्लेख नहीं किया, उसका नाम नहीं मिलता, किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं मिलता। ये जानते रहिएगा। और निशाचर के मुद्रा रचित से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। निशाचर ने जो मुद्रा रचित लिखा उसमें चंद्रगुप्त को वृषल कहा है। वृषल का अर्थ होता है नदी कुल में पैदा होने वाला रहता है। ये जानते रहिएगा। और अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में आपका दीपवंश, महावंश, विद्यावदान, आज जैसे कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिससे इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो दीपवंश, महावंश, विद्यावदान जैसे सारे ग्रंथों से जो बौद्ध ग्रंथ हैं इनसे भी मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर जैन ग्रंथ की बात की जाए तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, कल्पसूत्र ये पूछ सकते हैं किसने लिखा तो कल्पसूत्र भद्रबाहु का है। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध, इन सभी से भी मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जानते रहिए, जब अगर साहित्य की बात करेगा तो ये सभी आ जाएंगे। और अगला जो है वो है आपका विदेशी विवरण। अगर विदेशी विवरण की बात की जाए वो ऐसे कौन कौन से विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने इनके बारे में जानकारी दी है। तो विदेशियों में यूनानी, रोमन लेखकों ने इनके बारे में जानकारी दी है।
यूनानियों की बात की जाए तो सिकंदर के साथ आने वाले कई सारे इतिहासकार थे, जैसे सिकंदर के साथ था नियालकर, अरिस्टोबुलस, नियालकर, अरिस्टोबुलस और अनिसेक्रेट। ठीक है, ये सिकंदर के साथ आने वाले कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने मौर्यों के बारे में निश्चित रूप से उल्लेख किया है। तो इनसे भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी की बात की जाए तो वो हो जाएगा मेगस्थनीज। जिसने ग्रंथ लिखा, तो मेगस्थनीज के ग्रंथ की रचना की, इसके ग्रंथ का नाम था इंडिका। ठीक है, ये मेगस्थनीज के ग्रंथ का नाम है। तो इससे भी यूनानी जो सिकंदर के साथ आए, वो सारे इतिहासकार के बाद कौन सा ऐसा जो यूनानी इतिहासकार है जिसने इनके बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया, तो अगर ऐसी बात की जाए तो हो जाएगा मेगस्थनीज। ठीक है, तो ये जान के रहिएगा। और तीसरा जो अगला इनकी जानकारी देने का साधन है वो कौन सा है, तो वो है पुरातात्विक शास्त्र। पुरातात्विक शास्त्र की बात की जाए तो पुरातात्विक शास्त्र के अंतर्गत अशोक के बहुत सारे लेख आ जाएंगे। लगभग 40 अभिलेख हैं अशोक के, जिनसे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब जो ये 40 अभिलेख हैं जिनकी बात अभी हमने की, तो ये 40 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भारत से मिले हुए हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं, अफगानिस्तान से मिले हुए हैं, और अशोक के एक दो लेख बांग्लादेश से भी प्राप्त हुए हैं, ये जानते रहिएगा। तो ये सारे लेख जो है इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करा गया है। अब बात की जाए कि मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य राजवंश का जो संस्थापक होता है वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर एक महान शासक के अंदर जो सारे गुण होने चाहिए वो सारे गुण इसके अंदर विद्यमान होते हैं। जहां तक इसकी उत्पत्ति की बात है, मौर्य राजवंश की उत्पत्ति के विषय में जहां तक बात है, तो इसके बारे में जो जानकारी जो है ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ इसकी उत्पत्ति के विषय में ये बताते हैं कि जो ये मौर्य राजवंश होता है, इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है चंद्रगुप्त, ये क्या था? ये मौर्य राजवंश के शासक जो है शूद्र जाति के थे। किस जाति के थे? तो शूद्र कैसे संबोधित किया है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में इसका मानते हैं निम्न कुल का मानते हैं, यानी शूद्र जाति से संबंधित करते हैं। और वही जैन और बौद्ध इनको क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं, मौर्य क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, मौर्य शब्द के बाद में मौर्य बन जाता है, तो मौर्य क्षत्रिय मानते हैं। और वहीं पे विशाखदत्त ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मुद्रा राशि। तो ये भी पूछ सकता है कि मुद्रा राशि किसकी रचना है, तो विशाखदत्त की है। तो विशाखदत्त ने लिखा मुद्रा राशि, उसमें उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? वृषल कहा। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला। ये जानते रहिएगा किसने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर ऐसा बनता है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये जानते रहिएगा ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और किसने कहा है? तो विशाखदत्त ने कहा है। वृषल का अर्थ हो गया निम्न कुल में पैदा होने वाला। ठीक है, जहां तक इसके प्रारंभिक जीवन की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की बात है, तो प्रारंभिक जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो जन्म हुआ था वो मोरी नगर में हुआ था। मोरू से गुंजायमान एक प्रदेश था जहाँ पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था, और मोरी से ही बात हुई परिवर्तित होकर शब्द बन गया मौर्य। ठीक है, और दूसरा ये उल्लेख मिलता है कि जिस नगर में ये पैदा हुआ उस नगर के जो भवन बनाए गए थे और उस भवन में जो ईंटें प्रयोग की गई थी वो ईंटों का आकार कैसा था? जैसे मोरू की गर्दन, उनके आकार के जैसे ईंटें हुआ करती थी, इसीलिए इसे मोरी कहा गया
और बाद में यही शब्द परिवर्तित होकर बन जाता है मौर्य। ठीक है, ये जान के रहिएगा। जहाँ तक बात करते चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की है, तो ये कहा जाता है कि इसका जो जन्म होता है, तो इसके जन्म के बारे में कहानी है। वो कहानी है ये है कि उस समय लिच्छवी गणराज्य के बारे में जो अभी इससे पहले आपको बताया है, लिच्छवी गणराज्य में जो भी कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो वहाँ पे अपना वैवाहिक संबंध करना चाहता था, क्योंकि उस समय का लिच्छवी जो गणराज्य था वो एक सम्रांत गणराज्य हुआ करता था, विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य था, और हर कोई उस गणराज्य में अपना वैवाहिक संबंध बनाना चाहता था। तो ऐसा ही प्रसेनजीत जी के बारे में भी कहा जाता है कि उसने भी लिच्छवी गणराज्य में अपना वैवाहिक संबंध बनाना चाहा, तो उसने लिच्छवियों के सामने ये प्रस्ताव रखा। तो लिच्छवियों ने प्रसेनजीत को भी जानते थे कि ये भी जो है एक शक्तिशाली शासक है, उसे मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है उन लोगों ने मना नहीं किया। और प्रसेनजीत के साथ उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ की एक दासी वास्तव शक्तियाँ, अपने यहाँ की एक दासी वास्तव शक्तियाँ का विवाह जो है उन्होंने प्रसेनजीत के साथ करवा दिया। जब प्रसेनजीत के साथ वास्तव शक्तियाँ का उन्होंने विवाह करवा दिया, तो उसी प्रसेनजीत से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम होता है विदुधक। तो विदुधक पैदा हुआ, तो बाद में जब विदुधक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद वो अपने मामा के यहाँ जाता है, लिच्छवी गणराज्य में जाता है। तो जब अपने मामा के यहाँ जाता है तो वहाँ के लोगों ने उसे दासी पुत्र कहकर संबोधित किया, दासी पुत्र कहकर उसका मजाक उड़ाया। तो ये बात उसको नागवार लगी, और उसके बाद वो जब वहाँ से आया तो उसने अपने मन की ये ठान ली कि जब मैं शासक हो जाऊँगा तो मैं इसका समूल नष्ट कर दूँगा। तो जब लगभग वो 16-17 वर्ष की अवस्था में पहुँचता है, उसने क्या किया कि अपने पिता को कैद कर लिया और जो है शासन सत्ता पे अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद उसने एक विशाल सेना लेकर लिच्छवियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब लिच्छवियों के ऊपर आक्रमण कर दिया, उस आक्रमण में लिच्छवियों का भारी मात्रा में उसने संहार किया, किसी बच्चों का भी संहार किया। और फिर जब वे वापस आ रहा था, उसी समय ये कहा जाता है कि जब उसने लिच्छवियों के ऊपर आक्रमण किया था, तो ये कहा जाता है कि वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता होती है, उस समय वो गर्भवती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता को उसके भाइयों ने सुरक्षा के लिए वहां से उसको पाटलिपुत्र पहुंचा दिया, और पाटलिपुत्र में ही ये कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और ये कहा जाता है उसके पिता की किसी सीमांत में मौत हो जाती है। जिस सीमांत की बात की जा रही है, वो सीमांत से कोई दूसरा नहीं होगा। विदुधक ने जब लिच्छवियों को आक्रमण किया था, तो हो सकता है कि इसी आक्रमण में उसका पिता मारा गया हो, और इसकी माता को इसके भाइयों ने सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र पहुंचा दिया। ठीक है। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बाद ये कहा गया इसको एक गोपालक के हाथ भेज दिया गया। इसके यहाँ गोपालक, ठीक है, गोपालक को भेज दिया। गोपालक ने उसका लालन पालन एक अपने बच्चे की तरह किया, जैसे माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं और अच्छे से उसका लालन पालन करते हैं, तो वैसे ही गोपालक ने भी उसका उससे लालन पालन किया। और चंद्रगुप्त जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इस गोपालक ने क्या किया, उसको एक शिकारी के हाथ में भेज दिया। ठीक है, एक शिकारी के हाथ में भेज दिया। शिकारी ने क्या किया कि उसको गायों पशुओं की देखभाल, पशु को चराने का काम उसको सौंपा। तो ये पशुओं को चराता था, और अपने हम उम्र के बालक जो इसके समान उम्र के बालक थे, उसमें जो है ये क्या करता था कि अपने आप को राजा बनाता था, और उनके छोटे छोटे झगड़ों का ये निपटारा किया करता था। तो ऐसा ही एक बार राजसीलम नामक की खेल खेल रहा था। कौन सा? राजसीलम में ये स्वयं राजा बना हुआ था, अपने उम्र के बालकों में स्वयं ये राजा बना हुआ था, काफी लोगों के झगड़े का ये निपटारा कर रहा था। और उसी समय जो है, चूंकि चाणक्य का धनंजय ने अपमान कर दिया था, और चाणक्य उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। जब चाणक्य इस रास्ते से होकर गुजर रहा था, तो चाणक्य की जो सूक्ष्म दृष्टि है वो चंद्रगुप्त मौर्य में पड़ती है।
और उसमें बालक के भावी गुणों को पहचाने, जो इसके अंदर जो आने वाला जो एक शासक के अंदर गुण होना चाहिए वो सारे गुण इसके अंदर थे, और ये सारे गुण को उसने पहचान लिया। और इसने क्या किया कि इकाई से कितने में खरीदा, 1000 का शास्त्र क्या होता है, जो तुम्हें सोने की मुद्रा हुआ करती थी, तो 1000 का शास्त्र में इसने इकाई को देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया चाणक्य ने। और इसको खरीद कर कहाँ ले जाता है, इसको खरीद करके ले जाता है तक्षशिला। कहाँ ले जाता है, तो तक्षशिला, इसको खरीद कर ले जाते हैं तक्षशिला। और उस समय जो है तक्षशिला का आचार्य कौन था, तो उस समय तक्षशिला का आचार्य जो है चाणक्य था। और उस समय जो तक्षशिला किस धर्म की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, तो तक्षशिला उस समय हिंदू धर्म की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला, उसके बाद में नालंदा। ये जानते रहिएगा, दो प्राचीन शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, एक तक्षशिला और बाद में चक्कर एक नालंदा विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला इस समय हिंदू धर्म की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर ले जाकर सारी विद्याओं को पारंगत किया, तीर तलवारबाजी धनुष वगैरह इन सभी विद्याओं को उनको पारंगत किया। और पारंगत करने के बाद इसने क्या किया, चाणक्य और चंद्रगुप्त, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त यही तक्षशिला में शिक्षा अध्ययन कर रहा था, तो एक बार ये यही से जो है सिकंदर से मिला हुआ था। सिकंदर के पास जाता है, सिकंदर जब इसकी वाक्य पटुता को देखता है तो सिकंदर ने इसको मारने का आदेश दे दिया, और ये किसी तरह से अपने आप को बचाकर भाग रहे हैं। तो इसके अंदर जो है, जो शासक के अंदर एक लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए, वो लोमड़ी की चालाकी और शेर जैसा विवेक होना चाहिए, शेर जैसे जो दहाड़ होनी चाहिए, वो दोनों गुण इसके अंदर विद्यमान थे। ठीक है। और उसके बाद जहाँ तक इसके प्रारंभिक विजय अभियानों की बात की जाए, तो जब ये सारी विद्याओं में पारंगत होता है, पारंगत होने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर जो है सबसे जो पहला अभियान किया तो किसके खिलाफ किया, तो वो नंदों के खिलाफ किया। और नंदों के खिलाफ में सबसे पहले उन्होंने विजय अभियान का प्रारंभ सिंध और पंजाब से कर दिया। ये थोड़ा सा विवाद का प्रश्न है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण किया, तो कुछ विद्वानों ने ये कहा कि इसने सबसे पहले नंदों का विनाश किया, लेकिन ये कहा जाता है कि सबसे पहले इसने जो है पंजाब और सिंध के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, क्योंकि सिकंदर के जाने के बाद जब सिकंदर यहाँ से वापस चला जाता है तो पंजाब और सिंध के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उस समय जो है यहाँ पे सिकंदर का जो इन क्षेत्रों को देखभाल करने का व्यक्ति जो जिम्मेदारी सिकंदर ने दी थी, फिलिप द्वितीय को दी थी। और बाद में जहाँ पर फिलिप द्वितीय की हत्या करने जाती है, और फिलिप द्वितीय की हत्या करने के बाद यहाँ पर अशांति व्याप्त हो जाती है, और ये चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच एक शुभ अवसर के समान था। और इसी अवसर को चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने जाने नहीं दिए, और यहाँ पर उन दोनों ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। ऐसे अवसर का लाभ उठाकर लोगों ने पंजाब और सिंध के ऊपर अधिकार कर लिया। पंजाब और सिंध के ऊपर अधिकार होने के बाद जब पंजाब और सिंध पर अधिकार हो जाता है, तो इसके बाद जो है पंजाब और सिंध विजय के बाद पंजाब और सिंध पर जब चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है, तो इसके बारे में जस्टिन ने एक कथन कहा। जस्टिन ने देखा कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जोड़ा उतार सका। तो अगर ये कहा जाए कि कमेंट लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जोड़ा उतार सका, तो अगर ऐसे कमेंट की बात की जाए तो ये कमेंट किसका है, तो जस्टिन का है। जस्टिन ने ही ये कमेंट किया था। और जब पंजाब और इस पर अधिकार हो जाता है, तो इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का दो उद्देश्य होता है। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को शासक बनाया, तो शासक बनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का दो उद्देश्य होता है। दो उद्देश्य, पहला ये होता है कि देश को यूनानी दास्ता से मुक्त कराना,
देश को यूनानी बादशाह से मुक्त कराना। मुक्त कराना, ये इसका पहला उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य क्या होता है? तो दूसरा उद्देश्य इसका होता है नंदों के घृणित एवं अत्याचार शासन से मुक्ति दिलाना। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दो उद्देश्य होते हैं। पहला तो उनकी दासता से मुक्त कराना, दूसरा हिंदुओं के घृणित अत्याचार के शासन से देश को मुक्त कराना। तो इस समय नंदवंश का जो आखिरी राजा होता है उसका नाम था धनानंद। कहीं कहीं ध्यानंद देता है, ध्यानंद में कह देता है घनानंद। ठीक है, घनानंद कुछ भी देते कोई दिक्कत नहीं है, ये जानते रहिएगा। तो इस समय नंदवंश का जो आखिरी शासक होता है वो घनानंद था। घनानंद के बारे में ये कहा जाता है उसके पास किसी विशाल सेना थी और अपार धन भी था। धन बहुत ज्यादा इसके अंदर अर्जित करने की लालसा थी और इसी लालसा के कारण इसका नाम घनानंद कहा जाता था। और ये कहा जाता है कि धन को एकत्रित करने के लिए इसने जनता पर तरह तरह के कर लगाए। जब जनता पर इसने तरह तरह के कर लगाए तो इन्हीं करों के कारण जो है ये जनता में अलोकप्रिय हो जाता है। तो जनता में जब ये अलोकप्रिय हो जाता है और दूसरी बात उसने जो है चाणक्य का अपमान किया था, तो इससे चाणक्य में बड़ा क्रोधित हुआ था और इसीलिए चाणक्य ने भी इससे बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था इसके खिलाफ। तो दोनों ने मिलकर जब इसके ऊपर आक्रमण किया तो इस समय जो इसका सेनापति होता है, सेनापति या मंत्री भद्रसाल होता है। भद्रसाल इस समय इसका जो सेनापति था वो था भद्रसाल। तो दोनों के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ और इस भयानक युद्ध में घनानंद और भद्रसाल दोनों मारे जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर किसका अधिकार हो जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है। इस तरीके से मगध पर जो है, मगध जिसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, तो इस पर अधिकार हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है। तो मगध पर जो प्रारंभिक जो शुरुआत बिंदुसार ने की थी, जो एक प्रारंभ किया था बिंदुसार ने यहाँ मगध के सबसे पहले विजय मगध के साम्राज्य को एक विशाल आकार देने का कार्य किसने किया? तो उस मगध साम्राज्य को एक विशाल आकार देने का कार्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुओं का उन्मूलन कर इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इनके उन्मूलन संबंधी भी एक कहानी मिलती है। ये कहा गया कि नंदों के ऊपर जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया तो सबसे पहले क्या किया कि राजधानी पर ही अटैक कर दिया। तो राजधानी पर जब उसने अटैक कर दिया तो जब दोनों पराजित हो जाते हैं तो भागकर दोनों गुड़िया की कुटी में चले जाते हैं और वहां जाकर दोनों ने देखा कि गुड़िया और कुटिया में बैठकर रोटी बना रही थी और उसका जो छोटा सा बालक था वो बड़ा भूखा था। तो जैसे ही सभी उस गुड़िया की रोटी उतारी तो उस बालक ने क्या किया कि रोटी में जो फूली हुई रोटी थी उसमें वो उंगली डाल देता है और जल जाता है। तो ये देखकर गुड़िया ने उस बालक ने कहा कि तुमने भी वही गलती करी जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया और घनानंद के बीच राजधानी पर अटैक कर दिया, जिसके कारण दोनों पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे जो है इन दोनों ने जो है सीख ली और सीख लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि पहले नंदों के सीमांत प्रदेश को जीतना प्रारंभ किया, जो सीमा से सटे हुए प्रदेश थे उनको जीता और बाद में जो है इसका पूरी तरह से समूलन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एक नए राज्य स्थापना करी। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का अगला जो अभियान होता है वो किसके खिलाफ होता है? सेल्यूकस। ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 305 BC यानी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस ने उसके सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया
तो अधिकार करने के बाद उसके मन में भारत विजय की लालसा जागृत हो गई। तो भारत विजय करने का इसने भी संकल्प दिया और उसके बाद भारत के क्षेत्रों पे उसने आक्रमण कर दिया। लेकिन सरकारी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। यहाँ पर पश्चिम एरिया में जो भी सारे शासक थे वो सारे गणराज्य छोटे छोटे एरिया में बटे हुए थे। लेकिन जब सेलुकस ने आक्रमण किया तो सेलुकस के समय में मगध परिसारी शासक चंद्रगुप्त मौर्य कार्यकाल था, उसने पूरी तरह से एकीकृत कर दिया था उन क्षेत्रों को। और उसके बाद जब उसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सामना हुआ तो ये कहा जाता है कि ये युद्ध बड़ा भयंकर हुआ और इस युद्ध में सेलुकस पराजित हो जाता है। जब सेलुकस पराजित हो जाता है तो पराजित होने के बाद सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि कर दी और संधि के फलस्वरूप उसने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का क्या नाम था तो ये जानते रहेगा, अपनी पुत्री हेलन का नाम एक और देता है, चाहे हेलन चाहे कार्नेलिया। तो अपनी पुत्री हेलन का विवाह उसने क्या किया कि अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसने अपनी पुत्री हेलन का विवाह कर दिया। भारत का विदेशों के साथ पहला वैवाहिक संबंध यही है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला विदेशों के साथ वैवाहिक संबंध किसने बनाया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, किसने हेलन ने था। तो ये प्रथम विदेशी अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम मिलता है, इसको सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। सेंड्रोकोटस किसने कहा है तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस दोनों नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम नाम के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किसने स्थापित किया है, इस नाम के साथ विलियम जोन्स महोदय ने सबसे पहले जो है इस नाम का पैदाश चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया है, सेंड्रोकोटस नाम का पैदाश। तो ये मान लीजिए कहीं नहीं, अगर ये आपसे पूछे कि सेंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जाना जाता है सेंड्रोकोटस। ठीक है, तो इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को सेलुकस ने 4 क्रांति दिए। कितने क्रांति दिए तो 4। कौन कौन से क्रांति? पहले दिया एरिया ब्रैकेट में कह सकते हैं एरिया हेराल्ड। दूसरा अराकोसिया ये कहाँ था कि कांधार। तीसरा जेड्रोसिया का मतलब मकरान। और चौथा पेरोनिस्ताइन। ये क्षेत्र का ये था सावन। ठीक है, तो ये 4 काम सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। कौन कौन से? एरिया हेराल्ड का क्षेत्र, अराकोसिया कांधार का क्षेत्र, जेड्रोसिया मकरान का और पेरोनिस्ताइन काबुल का क्षेत्र था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में इसको क्या दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में इसको 500 भारतीय हाथी दिए। कितने? तो 500 भारतीय हाथी। ठीक है, तो इसने भी 500 भारतीय हाथी दिए बदले में, ये जानते रहेगा। ठीक है, और उसके बाद
जब इसने इन क्षेत्रों पर कई अधिकार कर लिया, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर की विजय की। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की विजय के बारे में जहाँ तक बात आती है, तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों की विजय इसने के बारे में जानकारी हमको वहां से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर होती है। जैसे अशोक के समय में सोपारा अभिलेख है, सोपारा, इस सोपारा अभिलेख में कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र। तो इन सारे क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक के अधिकार के बारे में उल्लेख मिलता है। लेकिन क्योंकि अशोक ने एकमात्र जीवन में कलिंग युद्ध किया था, इन क्षेत्रों की उसमें विजय नहीं थी, तो मोना इन क्षेत्रों की विजय नहीं की। और बिंदुसार के बारे में ये कहा जाता है कि उसने भी इन क्षेत्रों की विजय नहीं की। जब उसने भी और अशोक ने भी इन क्षेत्रों की विजय नहीं की, तो वो लोग इन क्षेत्रों की विजय किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने इन क्षेत्रों की विजय की। इसके बाद जो है मार्च की रायचूर कर्नाटक, इस क्षेत्र से भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं। तो इस आधार पर ये कहा जाता है कि इन क्षेत्रों की विजय किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ से मार्च की रायचूर, मांसी कर्नाटक में है, कर्नाटक, ठीक है। तो ये मांसी से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। इसने उत्तर भारत से लेते हुए दक्षिण भारत के सारे क्षेत्रों पर भी इसने अधिकार किया और एक विस्तृत क्षेत्र में जो है इसने शासन किया। और ये कहा जाता है कि इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धर्म का अनुसरण किया था, तो इसने जैन धर्म का अनुसरण किया था, जैन धर्म को मानता था। और अपने जीवन काल के आखिरी समय में जब ये शासन करता था, तो उस समय 12 वर्ष का एक भीषण अकाल पड़ा। 12 वर्ष का जो भीषण अकाल पड़ा, उस अकाल से इसने निपटने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जब ये इससे पूरी तरह से निपट नहीं पाता, तो जब पूरी तरह से निपट नहीं पाता तो इसने क्या किया कि अपने बिंदुसार के पक्ष में इसने क्या किया कि सिंहासन त्याग दिया। और सिंहासन त्याग कर ये कहाँ चला जाता है? दक्षिण भारत में जैन आचार्य तंत्रवाहों के साथ चला जाता है। और वहीं पर दक्षिण भारत में ही इसने संलेखना या संधारा, ये पूछा जा सकता है, ये जानते रहेगा, संलेखना, संलेखना या संधारा, संलेखना या संधारा विधि होती है। संलेखना या संधारा विधि में संलेखना या संधारा विधि से जो है अपने काम करते हैं, ठीक है। और ये संलेखना या संधारा विधि के बारे में अगर पूछे ये कौन सी विधि है, तो ये व्रत उपवास के द्वारा अपने प्राण त्यागने की प्रकार की विधि है। तो किसी और कहाँ पर इसने अपने प्राण त्यागे थे? चंद्रगिरी पहाड़ी। तो चंद्रगिरी पहाड़ी ये कहाँ है? कर्नाटक में। वही पर इसने अपने प्राण त्यागे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 323 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके शासन का टाइम अगर पूछे तो ये जानते रहिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 से लेकर 298 ईस्वी तक शासन किया। तो उसके बाद इसका कुछ बिंदुसार शासन होता है। अब आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इस पूरे टॉपिक को जो अभी हमने इस पर चर्चा करी। तो सबसे पहला जो
टॉपिक से पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगर ऐसा पूछता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा क्या नाम था, सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस भी रहता है, एंड्रोकोटस, ठीक है, चाहे सैंड्रोकोटस या चाहे एंड्रोकोटस, ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। और इस नाम का किसने स्थापित किया, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सैंड्रोकोटस कहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोइस। किसने किया है, तो विलियम जोइस मौर्य है, विलियम जोइस। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये जानते रहिएगा। तो विलियम जोइस मौर्य ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को आविष्कृत किया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां पर शिक्षा का अध्ययन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा का अध्ययन कहां किया था, तक्षशिला। तक्षशिला, अरे जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में अध्ययन किया उस समय वहां का आचार्य कौन था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय तक्षशिला का आचार्य कौन था, उसमें तक्षशिला का आचार्य था चाणक्य। कौन था, तो चाणक्य। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि चाणक्य को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, या चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम होता है विष्णुगुप्त। क्या नाम था, तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये जानते रहिएगा, चाणक्य कहे चाहे विष्णुगुप्त कहे, तो ये चाणक्य का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि कौन सी है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि की बात की जाएगी, इसके राज्यारोहण की तिथि 323 और 322, चाहे 323 दे दे चाहे 322 दोनों है, ठीक है। थोड़ा सा विवाद होता है, मान लीजिए दोनों दे देगा तो आप 323 लगाइएगा, ठीक है। तो 323 322 दोनों माना जाते हैं इससे राज्यारोहण। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा बनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रथम अभियान किसके खिलाफ किया। तो अपना प्रथम अभियान किसके खिलाफ किया, तो पहला इसने यूनानियों के खिलाफ अपना अभियान किया। यूनानी जो पंजाब दक्षिण के क्षेत्रों में जो शासन करते थे उसमें जहाँ उनका अधिकार था पंजाब और सिंध। तो सबसे पहले इसका अभियान पंजाब और सिंध के खिलाफ होता है, और ये सारा क्षेत्र किसके अधीन होता था, यूनानी शासकों के अधीन हुआ करता था। तो सबसे पहला अभियान किसके खिलाफ किया, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो यूनानियों के खिलाफ उसने पहला अभियान किया था। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ का क्वेश्चन बनेगा ये बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब नंदों के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय नंदवंश का शासक कौन था। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जान लीजिएगा उस समय शासक कौन था, घनानंद। कौन था, घनानंद। उस समय शासक कौन था, तो घनानंद। और घनानंद का सेनापति या मंत्री का क्या नाम था, तो ये पूछता है तो धनपाल। इसके सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो धनपाल ने इसके सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। घनानंद का एक और नाम है घनानंद, इसका नाम घनानंद या घनानंद क्यों पड़ा। तो घनानंद या घनानंद क्यों पड़ा था,
अगर इसका क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा धन अर्जित करने की अभिलाषा के कारण इसका नाम घना नदी पड़ा था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का। किस धर्म का था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजकुमारी से अपना विवाह किया था? तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा किसके साथ किया था? हेलन के साथ। हेलन, कुछ किताबों में उसका नाम एक और देता है कार्नेलिया। चाहे हेलन दे दे, चाहे हेलन की जगह कौन सा नाम देगा? कार्नेलिया। कार्नेलिया, दो में से एक नाम देगा, चाहे ये नाम दे दे चाहे ये नाम दे दे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम जानते रहिएगा। तो इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध कब हुआ था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? तो ये जानते रहिएगा 305 BC में, यानी ईसा पूर्व 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जानते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे जानते रहिएगा, पूछेगा जरूर। ये लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, कब हुआ था? 305 BC में। दूसरा क्वेश्चन यही से बन सकता है, वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बन सकता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुई और उस संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने 4 प्रांत दिए, इनके नाम बताइए। तो अगर ऐसा बनता है तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत कौन से दिए, उनके नाम क्या थे? उनके नाम देगा, पहला उनका नाम था एरिया, दूसरा अराकोसिया, तीसरा जेड्रोसिया और चौथा पेरोक्लिटाइन। ये 4 प्रांत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। यहाँ से मुझसे जरूर पूछा जाएगा, ये 4 प्रांत के नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, 4 प्रांत के नाम जरूर पूछ सकता है, तो आप बता दीजिए, संभावित सारे क्वेश्चन हैं। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप क्या दिया था? 4 ऑप्शन दे देगा, हाथी, घोड़ा, ठीक है, गाय, कुछ और एक जानवर का नाम देगा। तो ये जानते रहिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया था? हाथी दिया था। क्या दिया था? हाथी। और कितने हाथी दिए करके ये संख्या पूछे ना, तो ये जानते रहिएगा कितने दिए? 500 हाथी। 500 हाथी इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप बनेगा, अगला क्वेश्चन कौन सा बनेगा? तो अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस जैन आचार्य के साथ कर्नाटक प्रस्थान किया था। तो उस जैन आचार्य का नाम पूछेगा, तो जैन आचार्य का नाम क्या था? भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत प्रस्थान किया था और इस पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना या संधारा दी।
किस विधि से? संलेखना या संधारा, दो में से कोई भी नाम ले देगा, चाहे संलेखना ले ले चाहे संधारा। और इसी विधि से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। ये विधि कौन सी है? संलेखना या संधारा के लिए जानते रहिएगा। ये है व्रत उपवास। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, संभावित क्वेश्चन बन सकता है कि संलेखना या संधारा विधि कौन सी है, उसमें क्या राशि देगा? व्रत उपवास। तीसरा दूसरा दे सकता है कि नृत्य संगीत, और ऐसे दो ऑप्शन बनाएगा। तो ये जानते रहिएगा संलेखना या संधारा विधि कौन सी है? व्रत उपवास की विधि है। व्रत उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्यागना ही क्या कहलाता है? संलेखना या संधारा कहलाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो ये एक जरूर पूछेगा। तो 298 ईसा पूर्व कब हुई थी? 298 BC। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298। डेटिंग से देखिए, कभी कभी एक दो क्वेश्चन डेटिंग से ही आ जाते हैं। तो डेटिंग आपको याद रखनी होगी। अगर आप डेटिंग याद नहीं करोगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो आपको डेटिंग जरूर याद रखनी चाहिए। ठीक है, और मौर्य ये कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ये जानते रहिएगा, जैन और दोनों ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने वृषल कहा है? वृषल। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने वृषल कहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है। वृषल का अर्थ क्या होता है? तो वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला। निम्न कुल में पैदा होने वाला, ये जानते रहिएगा, वृषल का अर्थ होता है। किसने कहा? अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये हो जाएगा प्लूटार्क। इसमें प्लूटार्क मौर्य ने कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटार्क। अगला क्वेश्चन बनेगा, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं की सेना कहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं की सेना कहा है? तो जस्टिन महोदय ने कहा। किसने कहा? जस्टिन महोदय ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा। ये जानते रहिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा यूनानी भारत आया था? यूनानी राजदूत। अगर ये पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया? तो वो आया था मेगस्थनीज। कौन सा? मेगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत भारत आया था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन जितने बता रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेगस्थनीज भारत आया था। मेगस्थनीज ने कौन से ग्रंथ की रचना करी? तो मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ की जो रचना की उसका नाम क्या था? इसके ग्रंथ का नाम था इंडिका। मेगस्थनीज के ग्रंथ का क्या नाम था? तो इंडिका में कितनी जातियों का उल्लेख हुआ है? तो इंडिका में मेगस्थनीज ने जो ग्रंथ लिखा इंडिका, उसमें कितनी जातियों का उल्लेख है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, 7 जातियों का उल्लेख है। ठीक है, कितनी जातियों का उल्लेख है? 7 जातियों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए हुए मेगस्थनीज ने यूनानी राजदूत ने देखा उसने कितनी जातियों का उल्लेख किया? तो 7 जातियों का उल्लेख किया है। जानते रहेगा, मेगस्थनीज ने और किसका उल्लेख किया? उसने ये बताया कि भारत के आकार नहीं बढ़ते और भारत की दासता नहीं थी। ये और भारत में कितनी जातियां हैं? तो 7 जातियां। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेगस्थनीज किसने ये उल्लेख किया कि भारत में आकार नहीं बढ़ते थे। अगर ऐसा क्वेश्चन
पूछा जाता है तो हो जाएगा मेगास्थनीज है। इसने लिखा उसने इसका उल्लेख किया। भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, किसने लिखा कि भारत में दास्ता नहीं था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इसी ने लिखा कि भारत में किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाता था। और पहला तो किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाता था, दूसरा भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, तीसरा भारत में उतनी जाति को हमने दिया। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है ये अपने मूल रूप में नहीं मिलती, इसका उदाहरण किसने लिखा? ठीक है, मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसका उदाहरण किसने लिखा था? तो इसका उदाहरण लिखा था 6 लोगों ने लिखा था, जिनके नाम इस प्रकार है। इस ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को याद करने में तो बड़ी आसानी होगी, आराम से इसको समझ सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है SBEAPJ। ठीक है, ये ट्रिक है। ट्रिक याद करेंगे आराम से, आपको याद हो जाएगा। उदाहरण 6 लोगों ने लिखा। एस से हो जाएगा स्टेरो, डी से हो जाएगा डियोडोरस, और टी से हो जाएगा फ्लूटार्क, ए से हो जाएगा आपका एरियन, पी से हो जाएगा प्लीनी, और जे से हो जाएगा जस्टिन। इन 6 लोगों ने मेगास्थनीज की इंडिका का उदाहरण लिखा है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सिविल वगैरह में भी हमेशा पूछा जाता है। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा, ये ट्रिक आपका काम कर जाएगा। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही शॉर्ट में ट्रिक हमने इसको बनाया है आपको। एच से स्टेरो, डी से हो जाएगा डियोडोरस, पी से हो जाएगा आपका फ्लूटार्क, और ए से हो जाएगा एरियन, टी से हो जाएगा प्लीनी, और जे से हो जाएगा जस्टिन। तो 6 लोगों ने मेगास्थनीज की इंडिका का उदाहरण लिखा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने बताया आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी भी परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा मूल्यांकन कर देते हैं आखिरी में। तो ये जान के लेना मूल्यांकन से, ये अगर कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का ही नहीं, अभी भारत का एक महान शासक होता है, और इसने भारत को एकीकृत किया। और बात अगर एकीकृत की आती है तो इसने जो है नंदवंश के महाबलनंद इसके एकीकरण से अनुगामी थे, उनसे वहां से थोड़ी सी स्थिति थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एकीकरण सिकंदर से भी, सिकंदर भी इसका अग्रज था। तो वहां से लेकर भारत को एकीकृत किया और एक विशाल भूभाग में उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, पश्चिम में स्वराज्य से लेकर स्वराज्य के बारे में जो जानकारी उसको मिलती है, तो स्वराज्य यानी गुजरात में इसने एक झील का निर्माण कराया था जिसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में ये कहा जाता है कि झील का निर्माण 4 लोगों ने कराया। तो 4 लोगों की बात की जाए कि उन लोगों ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, तो सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया? तो जिसने पुष्यगुप्त के द्वारा कराया। पुष्यगुप्त इसने भी दिया था सुदर्शन झील को बनाने के लिए। उसके बाद पुनः सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो शासक होता है वो होता है अशोक। अशोक ने तुषार के द्वारा, इसके द्वारा, और उसके बाद अगला शासक होता है रुद्रदामन सुविशाल के द्वारा।
इसके द्वारा विशाल, सुविशाल। और अगला होते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसने पांडुपुत्र के द्वारा इसने सुदर्शन चक्र का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये चार शासक सुदर्शन चक्र से जुड़े हुए हैं। तो ये जानते रहिएगा अगर पूछा जाए आपको सुदर्शन चक्र के बारे में, तो सुदर्शन चक्र के बारे में आप बता सकते हो कि सुदर्शन चक्र का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, गुप्त के द्वारा। उसके बाद उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? अशोक ने करवाया। किसके द्वारा? के द्वारा। उसके बाद उसका जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन। किसके द्वारा? सुविशाल के द्वारा। इसके बाद स्कंदगुप्त ने करवाया। किसके द्वारा? पांडुपुत्र के द्वारा। और कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसने सुदर्शन चक्र का निर्माण कराने के लिए बेगार नहीं दिया? बेगार का अर्थ क्या होता है? बेगार या व्यक्ति, ठीक है, वित्त या बेगार। वित्त या बेगार का मतलब होता है कि अगर जिस व्यक्ति को के निर्माण में लगाया जाए उसका मेहनताना उसे न दिया जाए, उसी को कहते हैं वित्त या बेगार। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने वित्त या बेगार नहीं लिया? तो रुद्रदामन था। ये जानते रहिएगा। तो इसमें सुराज, पश्चिम में सुराज और पूर्व में इसमें ये बिहार आसपास के क्षेत्रों तक ये कहा है कि बंगाल के क्षेत्रों से भी इसके कई सारे अभिनय किए गए हैं। तो उस आधार पर ये कहा जाता है कि इसने लगभग एक विशाल क्षेत्र में जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। और उसके बाद ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म को मानता था। तो ये सारे क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य से पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इतना ही। ये आप इसको अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो।